Dear students of class 10th English Grammar, we welcome you in our lecture 2, bilingual version in which you will learn how to complete a sentence given in your question paper. यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हमारा चैनल एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और जिनके टॉपिक्स क्लियर नहीं है वह स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर अपने सारे टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। उन टॉपिक्स में से आज हमने चुना है सेंटेंस कंप्लीशन और इस सेंटेंस कंप्लीशन को आज आप इस लेक्चर के पूरे होने तक बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। इसी तरह से यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए वेरियस टॉपिक्स पर जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो वर्ब्स हो, चाहे प्रीपोजिशन हो, नरेशन हो, वॉइस हो, इंटरचेंज हो, हम सभी पर लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। वह लेक्चर्स न केवल आपको रूल्स के बारे में जानकारी देंगे बल्कि आप इन लेक्चर्स के थ्रू ये भी सीख सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल हैं और ये क्वेश्चंस ये इनके सॉल्यूशन हैं। तो आप क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस और साथ साथ उनके रूल्स विद एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से समझ पाएंगे। स्टूडेंट, दिस इज एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इस तरह के सभी लेक्चर्स को लगातार हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेक्चर्स अगर आपको अच्छे और लगते हैं, पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन को हम अंजाम देंगे क्लोज और फ्रेजेस के द्वारा। ये क्लोज और फ्रेजेस क्या है? देखिए, जब हम क्लोज यूज करते हैं तो क्लोज सेंटेंस का एक पार्ट है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। हम इसमें कंजंक्शंस भी यूज करते हैं और हमें सीखना पड़ेगा कि कौन सा कंजंक्शन किस समय कहां पर यूज किया जाता है। तो यहां पर हम डायरेक्ट अप्रोच अपनाएंगे कि किस तरह से कौन सा कंजंक्शन कहां पे यूज होना है और अगले लेक्चर में आप देखेंगे कि हम पर्टिकुलर एक कंजंक्शन की कितनी फॉर्म्स और कितने अंदाज हो सकते हैं, उसको आप समझेंगे कि उस कंजंक्शन को डिफरेंट टेंसेस में किस तरह से यूज किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 1 से। हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है, यू कैन ऑब्टेन गुड मार्क्स इफ यू वर्क प्रॉपरली। तो आपको देखना है कि अगर आपको यहाँ पर इफ कंजंक्शन दिया हुआ है तो इफ के साथ आप क्या करते हैं। बेसिकली आपको पहली बात क्लियरली ये याद रखनी है कि अगर इफ से पहली क्लोज प्रेजेंट में है, आप यहां देख सकते हैं कि कैन ऑब्टेन गुड मार्क्स, अगर इफ से पहली क्लोज आपकी प्रेजेंट में है तो क्लोज प्रेजेंट होने पर आपको इफ के साथ प्रेजेंट टेंस ही यूज करना है। बहुत सारे डिफरेंट वेरियस रूल्स होते हैं, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है क्या कि आपको अगर आपका जो ये क्लोज है, अगर ये क्लोज आपका प्रेजेंट में है तो इफ वाला पार्ट प्रेजेंट में रहना चाहिए। यहां पर है कि आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब यहां पर आपको इफ दे दिया है। इफ आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट में बदलने से पहले आप कॉमा से हटाकर इफ लगाते हैं। आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, इफ का मतलब है यहाँ पर यदि, और यदि के बाद आपको आगे सेंटेंस पूरा करना है। तो ये सेंटेंस जो है इफ कंजंक्शन है और ये सारा क्लोज कहलाएगा। ये क्लोज इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसमें अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब दोनों मौजूद है। तो इस सेंटेंस के लिए आपका बेसिक रूल होगा कि आप इफ के साथ प्रेजेंट यूज करें। इफ यू वर्क प्रॉपरली, अगर आप प्रॉपरली वर्क करते हैं तो इफ यू वर्क प्रॉपरली, और आप इसे लिखने के बाद अंडरलाइन कर देंगे। अब यहां पर देखेंगे हम अपने सेंटेंस नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो आधा क्लोज दिया गया है उस आधे क्लोज में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें दिया प्लीज पे अटेंशन टू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सेंस निकाल करके देखेंगे। अगर हमें कभी भी जो कुछ का सेंस नजर आता है तो जो कुछ की इंग्लिश हम वर्ड लगाते हैं और वर्ड के बाद आप अगला पार्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और वर्ब लगाकर पूरा करते हैं। वर्ड लगाने के सेंस में आपको यह देखना है कि वर्ड से पहले क्लोज प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है या पास्ट में है। अगर वर्ड से पहली क्लोज आपकी पास्ट में है तो वर्ड से आगे का पार्ट पास्ट में ही बनेगा, जिसमें विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का
पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। लेकिन अगर ये पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो ये क्लोज जो वर्ड से जुड़ी हुई है, जिसका पहला वर्ड वर्ड है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये पूरा पार्ट जो वर्ड से रिलेटेड है, ये आपका पूरा पार्ट किसी भी टेंस में हो सकता है। अब हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है, प्लीज पे अटेंशन। तो प्लीज पे अटेंशन जो टेंस है, ये सेंटेंस इंपेरेटिव में है, तो इंपेरेटिव में होने पर बेहतर होगा कि आप आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करें। तो आपको सीधा सा एक रूल याद रख लेना है कि यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस इस क्लोज में आने पर जो वर्ड वाला पार्ट होता है उसके अंदर जिसमें वर्ड का मीनिंग जो कुछ होता है उसे आप प्रेजेंट में रखें। तो वर्ड का मतलब हो जाएगा जो कुछ, ही सीज वह कहता है। अब इसके बाद हम आते हैं सेंटेंस नंबर 3 पर, इसमें लिखा है ही वर्कड वेरी हार्ड सो दैट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भी आपका ये कंजंक्शन सो दैट आ जाए तो सो दैट आने पर आप क्या करते हैं, आपको आगे मे या माइट लगाना पड़ता है। तो सो दैट का मतलब होता है ताकि। अगर ये सो दैट से पहले वाली क्लोज अगर पास्ट में है तो आप नेक्स्ट वाले पार्ट में इट मीन सो दैट से आगे वाली जो क्लोज है, सो दैट जो कि कंजंक्शन है, इससे आगे जो भी आप टेंस यूज करते हैं वो इस फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। फर्स्ट पार्ट अगर पास्ट में है तो आपको यहाँ पर माइट का यूज करना पड़ता है, और अगर यहाँ पर आपका प्रेजेंट है तो आप यहाँ मे का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं कि कैन का यूज करते हैं, वह यहाँ आता है ताकि पढ़ सके। अब पढ़ सके में कैन नजर आता है क्योंकि सकना जो एबिलिटी या पावर को शो करता है वो कैन करता है, लेकिन सो दैट का यूज होने के बाद कैन का यूज नहीं होता, मे या माइट का यूज होता है। अगर सो दैट से पहली क्लोज पास्ट में है तो आप माइट का यूज करते हैं, और अगर आपकी सो दैट से पहली क्लोज प्रेजेंट में है तो आप यहाँ पर मे का यूज करते हैं। तो अब हमारा सेंस हुआ, आप देखेंगे कि ही वर्कड वेरी हार्ड सो दैट ही माइट गेट सक्सेस। तो हमने आगे माइट ही लगाना है, सब्जेक्ट चाहे हमारा कुछ भी हो। तो ये एग्जाम्पल आप बड़े अच्छे तरह से याद कर लीजिए कि सो दैट के बाद मे या माइट लगा करके इससे रिलेटेड आपको बात पूरी करनी होती है। सेंटेंस कंप्लीशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ भी कैसे भी जोड़ दें। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सेंटेंस आपने देखा पहला पार्ट और बाद में यस्टरडे टुडे कुछ छोटा सा पार्ट लगाकर कोई एडवर्ब जोड़ करके आप पूरा कर लेते हैं, जो कि प्रॉपर नहीं है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कुछ प्रोवर्बियल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ईट टू लिव बट डोंट। लिखा है कि ईट टू लिव, ईट खाइए, लिव जीने के लिए, लेकिन मत। अब मत के बाद आपको ये सेंटेंस पूरा करना है यहाँ पर, तो हमने इसको इस तरह से लिखा है डोंट लिव टू ईट। तो इस सेंटेंस को देखकर हमें यह पता लग गया कि किस तरह से हमें अगला पार्ट चूज करना है। तो यहाँ लिखा है ईट टू लिव बट डोंट लिव टू ईट। जीने के लिए खाइए, खाने के लिए मत जिए। तो इस तरह से डोंट, डू नॉट के बाद आपने इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हुए, क्योंकि डोंट आप यूज कर चुके हैं, इसलिए आपने क्या किया कि लिव के बाद आपने इंफिनिटिव का यूज किया। और जब आप इस सेंटेंस को पूरा कर लेंगे तो आप क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ताकि एग्जामिनेशन में क्लियर हो जाए कि कहां से लेकर कहां तक का पार्ट आपने कहां से कहां तक का पार्ट आपने पूरा किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि हमने यहाँ पर रूल लिखा है द ट्रेन हैज स्टार्टेड बिफोर। अब यहाँ पर हमारा जो मेन पॉइंट है वो है बिफोर। बिफोर कंजंक्शन है, बिफोर से पहले हमेशा परफेक्ट टेंस यूज होता है। ये जो बिफोर है, अब आप सोचेंगे कि बिफोर इसका लास्ट वर्ड है या इस वाली क्लोज का पहला वर्ड है, तो हम आपको बता दें कि बिफोर इस वाली क्लोज का पहला वर्ड है जो आप बाद में लिखने वाले हैं। हमें एग्जामिनेशन में जितना ब्लैक पोर्शन है इतना दिया गया होगा, जो रेड पोर्शन है वो हमने खुद से पूरा किया है। तो यहाँ पर अगर बिफोर है तो बिफोर के बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखते हैं, बशर्ते कि आपका पहला पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हो। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमने सीखा कि अगर पहला पार्ट पास्ट परफेक्ट में है,
अगर पहला पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट में है, अगर पहला पार्ट अगर पहला पार्ट आपका यहां पर फ्यूचर परफेक्ट में है, तो आप क्या करेंगे, तो यहां पर बिफोर आएगा, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा, फिर यहां पर बिफोर आएगा, बिफोर के बाद प्रेजेंट परफेक्ट वाले में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट आने पर बिफोर लिखेंगे और बिफोर के बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखेंगे। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आता है, और यहीं पर स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक, राइट। तो यहाँ पर हमें मिस्टेक नहीं करनी है, फ्यूचर परफेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के दूसरे क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं, करते हैं, बशर्ते कि बिफोर आपका आया हो। ये बिफोर इस प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले पार्ट का पहला वर्ड होता है। ये सेंटेंस आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉमा प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह से आप इन सबको पलट सकते हैं। तो यहां हमने सीखा कि अगर बिगिनिंग प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट से है, तो बिफोर के बाद इंडेफिनिट आएगा, और इंडेफिनिट इस सारे सिस्टम के अकॉर्डिंग आएगा। आप इसे नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा सेंटेंस था यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट के बाद हमने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा, और हम क्या करेंगे कि जब ये सेंटेंस हम पूरा कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे इसको कि हमने फिल किया है। आपको एग्जामिनेशन में इस तरह का बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपको समझाने मात्र के लिए बताया गया था। ये इसका अंडरलाइन है, और जहां से आपने रेड पार्ट पूरा किया है, ये आपने सीखा कि ये आपका कंप्लीट हमने सेंटेंस कर दिया। इस तरह से आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। इसके बाद है आई डिड नॉट, यहां पर आप लिख लीजिए नो, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। अब यहां पर क्या हुआ, पहले आप हिंदी के द्वारा भी सेंटेंस पूरा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ज्यादातर ये करते हैं, आई डिड नो दिस, मैं ये नहीं जानता हूं। हमें केवल दिस लिख करके सेंटेंस पूरा नहीं करना, हमें जो सेंटेंस पूरा करना है वो कंजंक्शन यूज करके करना है, तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो आई डिड नॉट नो व्हाई, तो यहाँ पर आई डिड नॉट नो व्हाई के बाद आप सोचेंगे कि वह क्यों नहीं आया। आई डिड नॉट नो व्हाई, वह मेरे पास क्यों नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हमें आमतौर से ये बात मालूम रहती है कि जब भी हम क्वेश्चन लिखते हैं, तो क्वेश्चन लिखने में हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं व्हाई डिड ही नॉट कम टू मी, व्हाई डिड ही नॉट कम टू मी, हम ये करते हैं। लेकिन अगर ये जो क्वेश्चन वाला पार्ट है, अगर ये क्वेश्चन वाला पार्ट किसी एक दूसरी क्लॉज से जुड़ा हुआ है, ये अकेला पार्ट नहीं है, तो आप क्या करते हैं, व्हाई के बाद सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसका जो इंटरोगेटिव फॉर्म है उसको चेंज करके असर्टिव फॉर्म में लिखेंगे, और आप लिखेंगे व्हाई ही डिड नॉट कम टू मी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन सुना, तुरंत उनको इंटरोगेटिव फॉर्म, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर याद आता है, और वह इस स्टाइल में सेंटेंस को आगे बढ़ा देते हैं। आपको याद रखना है कि अगर आपकी एक क्लोज आ चुकी है और क्वेश्चन के बाद आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस पूरा करना है, तो वह असर्टिव सेंटेंस में आता है। तो यहाँ पर आपने सीखा आई डिड नॉट नो व्हाई ही केम टू मी, तो हमने डिड ही ना लगा करके पहले सब्जेक्ट लिखा। तो ये बात बिल्कुल लिख लीजिए आप कि अगर क्लोज के बीच में कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड कंजंक्शन के तौर पर आता है, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर ही लिखा और आगे का सेंटेंस पूरा कर दिया, बिल्कुल जैसे कि अभी हमने ऊपर भी बताया था इस वर्ड वाले सेंटेंस में, जो कुछ वाले में। तो यहाँ पर आप फिर एक बार दोबारा से सुन लीजिए कि अगर इस तरह की क्लोज में पिछला पार्ट पास्ट में है, इस क्वेश्चन वर्ड से पहला पार्ट पास्ट में है, तो बाद का पास्ट में ही बनेगा,
और अगर ये पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो बाद का किसी भी टेंस में हो सकता है आपके ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर पहला पार्ट पास्ट में है तो ट्रांसलेशन हिंदी में कितनी भी क्यों ना निकलती रहे, आपको उस टाइप के जो सेंटेंस है वो पास्ट में बदलना पड़ेगा। पास्ट में कैसे, जैसे मान लीजिए कोई कहता है मैं आपको जानता हूं, आई नो यू, तो हिंदी में आई नो यू आता है, बट अगर कहा, सेड, रिपोर्टेड इस तरह की कोई भी बात पहले पास्ट में आती है तो आपको हिंदी की तरफ नहीं जाना, आपको क्या करना है, आपको वह टेंस पास्ट में ही करना पड़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये हमारा इंटेरोगेटिव बेस्ड जो था सेंटेंस कंप्लीशन था, अब की बार इंटेरोगेटिव बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन नहीं है, असर्टिव बेस्ड है। देखिए आई डिड से, आई डिड नॉट से, मैंने नहीं कहा कि, तो जितने भी की के सेंटेंसेस होते हैं उसमें पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं और टेंस का ये वाला रूल फॉलो करते हैं। अगर कि दैट से पहले आपका पास्ट अगर आ जाता है तो आप इसके बाद पास्ट जरूर करते हैं, ये करना ही करना है। लेकिन अगर आपका पहले प्रेजेंट या फ्यूचर आ जाता है, बीच में चाहे दैट आ जाए, दोनों ही के बारे में ये बात है, चाहे क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तो आपको जितने भी सारे प्रेजेंट हैं तो आप प्रेजेंट को क्या करते हैं, एज इट इज छोड़ देते हैं। अगर पास्ट है तो एज इट इज छोड़ देंगे और अगर फ्यूचर है तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, यहां पर आप क्या करेंगे, नो चेंज, किसमें, टेंस में। लेकिन अगर ये पास्ट है और यहां पर भी पास्ट है, यहां पर पास्ट है, यहां पास्ट है, तो आप नो चेंज रखेंगे, क्योंकि हम पूरी तरह से यहाँ पर डायरेक्ट इंडायरेक्ट रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसको पास्ट डेफिनिट में। तो हमने देखा कि टेंस हमने बदल दिया और स्टाइल ऑफ अ सेंटेंस बिल्कुल वैसा ही है, इंडेफिनिट इंडेफिनिट में रहेगा, परफेक्ट परफेक्ट में रहेगा, लेकिन प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा। इसी तरह से कुछ आपके जो मॉडल्स हैं, कैन, वुड में, माइट में, विल, वुड में, शैल, शुड में हो जाता है। तो आपने ये सारी चीजें सीखी। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपने देखा यहाँ पर कि हमारे एग्जाम्पल नंबर 8 में एक नया रूल है, ही इज सो वीक दैट। अब यहाँ पर दैट जो आया था ये की के सेंस में आया था, की के सेंस में। यहाँ पर जो वाई आया था ये भी की के सेंस में आया था, मैं नहीं जानता हूं कि क्यों, तो की अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो की के सेंस में इस तरह से, जैसे कि अभी हमने बताया था कि आप टेंसेस को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब सो के साथ एडजेक्टिव आ जाए और उसके बाद दैट आए, तो इसका मतलब होता है इतना कमजोर है कि, तो आके आपको रिजल्ट देना है। ही इज सो वीक, तो यहाँ पर जो सो आपको दिया गया है, इस सो का मतलब है वेरी, वह बहुत ज्यादा वीक है। बहुत ज्यादा वीक होने पर जो आपकी रिजल्ट आने वाली बात है वो क्या होगी कि वह दौड़ नहीं सकता। तो यहाँ पर आपको क्या विशेष ध्यान रखना है कि आपका सो आ गया, फिर उसके बाद आपका एडजेक्टिव आ गया और उसके बाद दैट। तो अब आपको क्या करना है, ये तीन बातों का कॉम्बिनेशन देखना है। और जब इस तरह से तीन बातों का कॉम्बिनेशन आ जाए और आपको लगे कि ये पास्ट प्रेजेंट में है, तो आप आगे प्रेजेंट में बनाएंगे। अगर ये पार्ट आपको लगता है पास्ट में है तो आप इसे कैन नॉट का कुड नॉट कर देंगे और आपका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर वॉज है तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, ही कुड नॉट रन। तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे देख सकते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस जा रहा है तो आप यहाँ पर कैन नॉट कीजिए, कुड नॉट कीजिए, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पार्ट ऑफ टेंस। इफ यू हैव some positive result, then you can say वह इतना तेज दौड़ा, वह इतना तेज दौड़ा। तो अब यहाँ पर जो एडजेक्टिव था फिर वो आपका एडवर्ब आ जाएगा, तो he ran so fast that he won the race। तो आपका बिना नोट का भी आ सकता है, नोट होना कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि इस आने पर हम कैन और वॉज आने पर कुड करते हैं। बहुत दूसरे रूल्स भी हैं, लेकिन अब हमें बहुत वाइड नहीं जाना। हमें ये देखना है कि जितने बोर्ड के अंदर दिए गए, बोर्ड एग्जामिनेशन में दिए गए क्वेश्चंस हैं, हम इनको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो इनको हमने सॉल्व करना शुरू किया कुछ सर्टेन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में हम क्या देख रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 9 में अब हम आफ्टर ये बिफोर वाले रूल से बाहर आया, हमने देखा व्हेन, तो व्हेन के साथ जब भी पास्ट इंडेफिनिट आए, जब भी पास्ट इंडेफिनिट आए तो आप क्या करें, अगर सीधे आंसर लिखना सीखना है तो आप एक काम करेंगे, इधर पास्ट इंडेफिनिट अगर आपको देखा तो इधर पास्ट परफेक्ट कर दीजिए, उधर पास्ट परफेक्ट देखा तो इधर पास्ट इंडेफिनिट कर दीजिए। लेकिन दोनों जो बातें हैं वो ऐसे दिखनी चाहिए कि पास्ट परफेक्ट जिस तरफ आप कर रहे हो वह काम पहले हुआ निपट चुका होना चाहिए, और जिसमें आपने इंडेफिनिट किया वो काम बाद का होना चाहिए। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का यह है, अगर व्हेन के साथ आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है या लगा हुआ आया है, मान लीजिए कि ये आपको प्रिंटेड आया है क्वेश्चन पेपर में और आपको इसका अगला पार्ट पूरा मेकअप करना है, कंप्लीट करना है, तो आप यहां पर पास्ट इंडेफिनिट बना दीजिए। और अगर व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है तो आप पास्ट परफेक्ट बना दीजिए। तो आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट के क्या रूल्स हैं, पास्ट परफेक्ट के क्या रूल्स हैं। तो अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि व्हेन को लेकर के कितने सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, व्हेन को लेकर के कितने वेरिएशंस है सेंटेंसेस में, वो सब आपको बताए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ इतना डायरेक्ट में शॉर्ट में समझ लीजिए कि अगर आपका व्हेन आ जाता है तो व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट आने पर पास्ट परफेक्ट कर दीजिए, और अगर व्हेन के साथ पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट कर दीजिए। इसके बीच में कॉमा लगता है, व्हेन के बाद THEN देन कभी नहीं आता। इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पर। ही इज वर्किंग हार्ड लेस्ट। अभी जो लेस्ट है ये लेस्ट एक अलग तरह का पर्टिकुलर कन्वेंशन है। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, बच्चे इसको लीस्ट बोलते हैं। लीस्ट लेस्ट का सुपरलेटिव डिग्री है, लीस्ट का मतलब कुछ और होता है, सबसे कम के सेंस में जाता है। यह है, इसकी स्पेलिंग LEAST नहीं है बल्कि इसकी स्पेलिंग है LEST लेस्ट। और लेस्ट का क्या मतलब निकल कर आता है, लेस्ट का मतलब निकल कर आता है कहीं ऐसा न हो। क्या निकल कर आता है, कहीं ऐसा न हो। और लेस्ट के साथ अगले पार्ट में शुड लगता ही लगता है और इसमें नॉट नहीं लगता। तो यहां पर क्या सीखा आपने, ही इज वर्किंग हार्ड लेस्ट ही शुड फॉल इन। कहीं ऐसा न हो कि वह फेल हो जाए। तो ही इज वर्किंग हार्ड, वह सॉरी मैंने फेल बोल दिया है, फॉल इल करना है, कहीं वह बीमार पड़ जाए, क्योंकि फेल होने की तो बात ही नहीं है अगर वह वर्क हार्ड कर रहा है। तो यह हो जाएगा ही इज वर्किंग हार्ड, वह बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो एक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या निकल करके आता है कि कहीं वह बीमार ना हो जाए। तो लेस्ट ही शुड फॉल इल, इसमें आप नॉट नहीं लगाते हैं। तो आप ये याद रख लीजिए कि जब भी आपको लेस्ट मिले तो आप शुड का यूज करके इससे रिलेटेड भाव सेंस निकालकर अगला पार्ट पूरा करते हैं। इसके बाद आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शन यहाँ पर यूज किया है, और ये सारे जो है आपके 2011 से 17 तक के सेट्स में से लिए गए सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और इसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि अगर आप एक तरह का सीख लेते हैं तो दूसरे सेंटेंसेस आप कवर कर लेंगे। ये वो क्वेश्चंस निकाले हैं हमने जो कि कई बार अलग अलग ईयर्स में आए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इन्हें पर्टिकुलरली हर कंजंक्शन को अच्छे से याद कर ले, समझ लें। एज सून एज का मतलब होता है कि तुरंत ही। एज सून एज आई रीच द स्कूल, देखिए मैं चाहूंगा कि आप यहाँ दा न लगाएं, क्योंकि दा उस जगह नहीं लगाया जाता जो अपना स्कूल होता है। अगर मान लीजिए मैं अपने स्कूल रोजाना जाता हूँ तो मुझे दा लगाने की जरूरत नहीं है, और मैं स्कूल से पहले दा उस समय लगाता हूँ। मान लीजिए मेरे पेरेंट्स मेरी फीस सबमिट करने के लिए वहां पर जा रहे हैं तो वो लगाएंगे आई एम गोइंग टू द स्कूल ऑफ माई सन। तो जहां पर आप डेली जाते हो जिस इंस्टीट्यूशन में, वहां दा नहीं लगाते। तो as soon as I reached school the boys kept silent। तो as soon as का मतलब होता है जैसे ही, तुरंत ही। तो इसके बाद आपने कॉमा लगाना है पंक्चुएशन के तौर पर, और आप लिखेंगे यहाँ पर आपको फुल स्टॉप था, the boys kept silent, लड़के शांत हो गए। तो as soon as वहां लगाया जाता है जहां पर पहला वर्क फिनिश होते ही दूसरा विद इन अ फ्रैक्शन, तुरंत ही दूसरा वर्क हो जाए। तो जैसे आप पहुंचे
तो टीचर्स को देख के जनरली ऐसा ही होता है, तो बच्चे शांत हो गए, तो आपने द बॉयज केप्ट साइलेंट। ध्यान रखना है आपको कि यह पास्ट मेथड है, यहाँ पर आपको पास्ट मेथड, वहां प्रेजेंट मेथड है, तो यह प्रेजेंट मेथड यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत सारी और दूसरी बातें हैं जो यहाँ नहीं बताई जा सकती, शॉर्ट में समझ लीजिए कि आपको टेंस के अकॉर्डिंग इस टेंस का चयन करना है। इसके बाद आज का हमारा 12th एग्जाम्पल है, आज के इस लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने कंजंक्शन यूज किया है अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब है वरना, अन्यथा। अदरवाइज की जगह कुछ दूसरे कंजंक्शन भी आ सकते हैं, अदरवाइज की जगह और भी आ सकता है। और इसके बाद आप लिखते हैं ऑपोजिट क्या हो सकता है। मेहनत कीजिए वरना, वरना मतलब थ्रेट हो सकती है, वरना ऑपोजिट सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो सकती हैं। तो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, यहाँ पर इम्पेरेटिव है, तो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, यू विल नॉट गेट सक्सेस, कुछ भी इस तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो एक बार हम तेजी से समझ लेते हैं कि यहाँ पर आपका इफ आया, तो इस प्रेजेंट को देख करके आपने यहाँ प्रेजेंट बनाना है, और प्रेजेंट के अंदर आपको इनडेफिनिट लेना है, परफेक्ट लेना है, ये सेंस आपको खुद चुनना पड़ेगा। प्लीज पे अटेंशन टू के बाद जो कुछ का अगर सेंस आता है, तो जो कुछ वाले पार्ट का जिसमें आप जो कुछ के लिए वर्ड लगाते हैं का टेंस बिना जो कुछ वाले के अकॉर्डिंग बदलते हैं। सो दैट मीन्स ताकि, ताकि के बाद में यह माइट का यूज करते हैं। अगर ये पास्ट पार्ट में, ये वाला पार्ट पास्ट में है, तो यहाँ पर आप माइट लगाते हैं। अगर ये पार्ट प्रेजेंट में है, ये पार्ट मतलब सो दैट से अलग वाला पार्ट, क्योंकि सो दैट जो है इसके साथ माना जा रहा है, ये पास में, तो सो दैट का जो फर्दर पार्ट है उसमें आप पास होने पर माइट और प्रेजेंट होने पर में लगाते हैं। और कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपके कभी कभी आ जाते हैं जो आपको सेंस खुद से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने बट के बाद, क्योंकि बट के बाद थोड़ा सा ऑपोजिट जाना है, कंट्रास्ट करना है, यहाँ पर हमने इसी को पलट कर यहाँ पूरा कर दिया। इसके बाद बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट आता है हमेशा, बिफोर के बाद इंडेफिनिट आता है। और इंडेफिनिट आप देखेंगे, अभी हमने टेंस के अकॉर्डिंग बताया था कि पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, तो आपने चुन लेना है। इसके बाद यहाँ पर आया कि अगर की वाली कोई क्लोज है, तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड आने पर पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, हेल्प टू वर्ब नहीं लगानी। मतलब कहने का यह है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ना पकड़ करके असर्टिव बनाना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन था, यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस, तो दैट लगाकर सीधे सीधे आपको लिख देना है। ये पास्ट है तो बाद का पास्ट में हो जाएगा। मान लीजिए कि इसका सेंस प्रेजेंट परफेक्ट में था, तो उसको पास्ट परफेक्ट में हमने कर दिया। अगर सो के बाद एडजेक्टिव आ जाए, फिर दैट आ जाए, तो फिर कैन नॉट या कैन के साथ रिजल्ट दे देंगे। और अगर व्हेन के साथ पास्ट परफेक्ट आए तो इधर पास्ट परफेक्ट लिखना है, व्हेन के साथ पास्ट परफेक्ट आए तो इधर पास्ट परफेक्ट लिखना है। ये आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद लेस के साथ आपको शुड का यूज करना है, और शुड का यूज करने के बाद आपको इस तरह का अर्थ डालना है जो इससे रिलेट कर जाए। लेस का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। इसके बाद एज सून एज होता है, और एज सून एज के बाद आप क्या करते हैं कि तुरंत का मतलब होता है, और तुरंत के बाद जो टेंस है वही टेंस आपने अगली क्लोज में कॉमा के बाद यूज करना होता है। इसके बाद आपका नंबर 12 एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं अदरवाइज। अदरवाइज के बाद आपने यू विल फेल कर दिया। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये जो लेक्चर्स हैं आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं। बोर्ड क्वेश्चंस हैं, साथ में इनके इलस्ट्रेशन एंड सॉल्यूशंस, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। तो इस तरह के लेक्चर्स देखते रहिए और अटेंड करते रहिए, और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर अटेंडिंग, और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और लेक्चर्स हमारे आपको पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।